चलिए अपने कंटिन्यू कर लेते हैं टीडीएस, रिमेनिंग सेक्शंस जो है वो कंप्लीट करते हैं। अब जो लिस्ट में बाकी है स्टार्टिंग से वहीं से शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 193 है सबसे पहले जो आपका पेंडिंग है, तो उस पर आ जाओ। पेज नंबर है 244। यहाँ बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। वैसे सेक्शन बड़ा सिंपल सा है, लेकिन जो उसकी प्रोविजो वाली लिस्ट है ना वो थोड़ा सा याद करने वाले पॉइंट है। वैसा है यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करते हो, अलग अलग सिक्योरिटीज में अपन पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ सिक्योरिटीज में टैक्स एग्जेम्पशंस होते हैं कि भाई ये सिक्योरिटी टैक्स फ्री है। कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होती है जिसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अब जो टैक्सेबल सिक्योरिटीज है उसमें जो भी इंटरेस्ट इनकम आपकी अर्न हो रही है वो इंटरेस्ट इनकम में टीडीएस का पॉइंट आ सकता है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली इनकम है, बट दिस मे बी सब्जेक्ट टू टीडीएस, और उसके बारे में यहाँ बात की है। अब जब सेक्शन समझाया तो उसका ओरिएंटेशन ऐसा है कि भाई जो टैक्सेबल सिक्योरिटीज है उसमें टीडीएस का रेट तो वही है अपना 10% वाला जो चलता है। पैन नंबर नहीं बताओगे तो 20% लगेगा, वो सब स्टैंडर्ड बात है। लेकिन जो प्रोवाइडेड डैट करके लिस्ट दे रखी है ना, उसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। ये टैक्स एग्जेम्प्टेड वाली है। तो मेन क्या है ना, ये सब नाम जब आप पढ़ोगे, कोई नाम आपको सब में दिख गया तो देख के याद आ जाना चाहिए कि इस लिस्ट में था। ऐसे लिस्ट नहीं पूछेंगे कि सारी लिख के बता दो, वैसा नहीं आएगा। लेकिन इसमें ट्रांजैक्शंस आएंगे तो ट्रांजैक्शन देख के याद आना चाहिए कि भाई हाँ ये सारी सिक्योरिटीज वो है जिन पे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, ये टैक्स फ्री होती है। मेजोरिटी इनमें आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही मिलेंगी या गवर्नमेंट के अलग अलग बॉन्ड्स मिलेंगे जिनके नाम स्पेसिफाइड है। कोई नेशनल डिफेंस बॉन्ड है, कोई नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ये सब सिक्योरिटीज यहाँ पे रहेंगी। तो लिस्ट पढ़ के जितना आप याद रख सको उतना बर्डन है यहाँ पे। बाकी इसमें और कुछ कर नहीं सकते। लर्न करने तो मत ही बैठना, मैं मना ही कर रहा हूँ, वैसे नहीं पूछेंगे, लेकिन एंट्री आएगी तो देख के रिकॉल हो जाए तो उतना भी काफी है। अब 1 मार्क का मैटर होगा, अगर वो एंट्री आपको स्ट्राइक होगी तो 1 मार्क सही मिल जाएगा, नहीं तो जाएगा वैसा। पूरी लिस्ट अभी डिस्कस नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। उतना एफर्ट करते हैं जितना वैल्यू है उसकी। नेक्स्ट 194 कैपिटल ए, दिस इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। मैं दोनों सेक्शन बाकी रखे थे, ये सिक्योरिटीज वाला इंटरेस्ट नहीं है। 193 में सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो कवर हो गया, ये अदरवाइज है। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट कहाँ मिलता है? अगर आपने पैसा किसी को उधार पे दिया हो, लोन दिया हो, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। आपने बैंक में अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हो तो वहां से इंटरेस्ट मिल सकता है। तो जो चीजें 193 में कवर नहीं होती है वो यहाँ पे 194 ए में कवर हो जाती है, वैसे ध्यान रखना है। इसमें बोला इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, वो उसका काम तभी होगा जब 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर रहेगा। इसमें करेक्शन भी कर लेना, उसमें लिखा है रेफर सेक्शन 42 ए बी, 42 नहीं अपना 44 ए बी है। पीजीबीपी पढ़ा था ना हमने 44 ए बी, वो सेक्शन है, टाइपिंग एरर है उसमें। या बोला एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हु इज रिस्पांसिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट any income by way of interest other than income by way of interest on security shall at the time of crediting to the payee or at the time of making payment of interest deduct TDS at the prescribed rates। अब रेट ऑफ टैक्स वही 10% फिर से। सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन का हिसाब तो लास्ट में होता है, वो सब कभी डिडक्ट नहीं करते अपन। किसी नॉन रेसिडेंट को अगर पेमेंट करते हैं तो उसमें ना सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन से सब साथ में ही डिडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो रिटर्न भरने अगले साल आएगा नहीं। लेकिन रेसिडेंट का कभी भी टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज ये सब काटने की जरूरत नहीं है, साल के एंड में हिसाब हो जाएगा। प्रोविजो टीडीएस शैल नॉट बी डिडक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। ये लिस्ट देख लेते हैं क्या है, कुछ अमेंडमेंट्स भी है। अप टू एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ₹50,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 और ₹1 lakh in case of senior citizen where the payee is a banking company, a cooperative society engaged in carrying on the business of banking or any deposit with the post office under any scheme। मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा डिपॉजिट किया कोऑपरेटिव बैंक में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई डिपॉजिट स्कीम में आपने पैसा डिपॉजिट किया है विद पोस्ट ऑफिस, यहाँ से आपको कुछ पैसा मिल रहा है और वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट मिल रहा है पूरे साल में वो 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर 50,000 से ज्यादा इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है तो टीडीएस कटेगा। अगर रिसीवर सीनियर सिटीजन है
तो उस केस में ये जो लिमिट है वो डबल हो जाएगी 1 लाख रुपए। तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, इनसे कोई भी पैसा इंटरेस्ट के तौर पे किसी इंडिविजुअल को मिले तो 50,000 रुपीज तक का नो टीडीएस वाली कंडीशन है, और सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख, ये आपको ध्यान रखना है। और बोला है कि अगर इनके अलावा कोई और पेई होगा तो जो लिमिट है वो 50,000 के बदले कितनी हो जाएगी, 10,000। तो डिपेंड करता है कि भाई पार्टीज कौन इन्वॉल्व है। वेयर द पे इज अदर देन द फर्स्ट पॉइंट अबव, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज। तो 10,000 से ऊपर जाएगा तो फिर टीडीएस कटेगा। द aforesaid limits were computed with reference to the income credited or paid by a branch of the banking company or cooperative society as the case may be। हाँ, implied सी बात है। ठीक है, तो ये लिमिट्स का आप ध्यान रखना, 50,000, 1 लाख और फिर बाकी केसेस में 10,000। अब ये जो आपको लिमिट्स यहाँ पे दे रखी है ना, उन्होंने ब्रांच वाइज जो ये कंडीशन दी है उसमें देखना लास्ट बॉक्स में क्या बोला हुआ है। लास्ट बॉक्स में उन्होंने बोला हुआ है, मेनी बैंक डिपॉजिटर्स अवॉइडेड टीडीएस फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन अ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट बाय स्प्लिटिंग देयर डिपॉजिट्स अमंग्स डिफरेंट ब्रांचेस ऑन द सेम बैंक। पहले लोग क्या करते थे, अलग अलग ब्रांचेस में एफडीज कराते थे और एक ब्रांच में एफडी का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते थे कि पूरे साल का 10,000 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा, टीडीएस कटेगा नहीं इस कंडीशन के हिसाब से। अब बैंक वालों ने क्या किया, सारा सॉफ्टवेयर बना लिया, अब सब कुछ हो गया इंटरकनेक्टेड। अब अगर आईसीआईसीआई बैंक की पूरी इंडिया में 5,000 ब्रांचेस हैं, आप कहीं पे भी एफडी करा दो, वो सारी इंटरलिंक हो जाएगी और बैंक वाला टोटल कर लेगा कि हम एक अकाउंट होल्डर को या एक पैन नंबर पे पर्सन को 10,000 से ऊपर अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हम टीडीएस काट लेंगे। तो अब ये अथॉरिटी उनके पास आ गई है, वैसा है। तो ये सेम चीज़ देखो नेक्स्ट पॉइंट में बोली हुई है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस करके बोला है। हाँ, तो बैंकिंग वाले में ना इन्होंने ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस करके एक सिस्टम निकाला है, सीबीएस बोलते हैं। ये इनका सॉफ्टवेयर है और सारी बैंक्स जो है वो इसी एक सॉफ्टवेयर से एसोसिएटेड है। पहले ब्रांच वाइज होता था तो लोग क्या टैक्स बचा लेते थे कि 10,000 से ऊपर एफडी का ब्याज होगा तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज तो कटेगा नहीं। तो बोला ब्रांच वाइज छोटे छोटे अमाउंट की एफडी कराओ और सब में कैलकुलेशन कर लो कि 10,000 से नीचे का इंटरेस्ट एनुअली आना चाहिए तो कोई टीडीएस नहीं काटेगा। अब क्योंकि ये सॉफ्टवेयर से कंबाइन हो गया है तो फिर क्यूमुलेटिव अमाउंट पे एक साथ टीडीएस कट जाता है, वो कंडीशन है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, वेयर द इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड टू अ बैंक। बैंक को इंटरेस्ट पे किया आपने, लोन वाले केस में हो सकता है, तो उसमें कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ये क्लैरिफाई किया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाय अ फर्म टू इट्स पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया, तो इसमें अब टीडीएस वाली कंडीशन जो है वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अभी इसमें एक अमेंडमेंट आया है, वो सेक्शन देखो रिसेंटली मेरे पास आया था, वो कौन से एवाई से एप्लीकेबल है, मैं चेक कर लेने दो। ये पॉइंट अब चेंज हो गया है। पीछे अपने बुक में एक सेक्शन है, देखो ना साथ में, यहाँ से नहीं हटाया फिर, पेज नंबर 263। टू 263 पे नहीं 194T मिलेगा आपको। वो जो पॉइंट है इससे कनेक्टेड है
उसमें बोला है कि अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कुछ पैसा दे रही है तो उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा, और उसमें इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी मेंशन किया हुआ है, तो उसका इफेक्ट इस सेक्शन में भी पड़ना चाहिए ना, मैं देख लेता हूँ। और इसमें टाइपिंग एरर भी है, अपना जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे थे ना 50,000 1 लाख वाला, उसमें उन्होंने वेयर द पे ही लिखा है, वो एक्चुअली तो पेयर होना चाहिए, वो पेयर पे ही उल्टा हो गया है, उसको ठीक कर देना। जो भी पढ़ा ना 50,000 की लिमिट पढ़ी आपने पेज 246 पे, वहां लिखा है वेयर द पे इज, पे नहीं पेयर इज, पे करने वाला कौन है, बैंकिंग कंपनी ना, अपने डिस्कस तो वैसे ही किया, वर्ड गलत लिखा है, वो पेयर होना चाहिए। मीनिंग आपको सही समझा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सबसेक्शन 4 है इसका, इन्होंने यहाँ चेंज किया नहीं है एक्ट में भी, बट एक्चुअली में इसका इम्पैक्ट जो है वो 194T की वजह से चेंज हो गया। 194A क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में जब फर्म ने पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट दिया है तो टीडीएस नहीं काटना, तो 194A मना कर रहा है। लेकिन नया सेक्शन आया 194T जो लास्ट FA24 में आया था, उसमें उन्होंने बोला है कि अब ऐसा नहीं है, फर्म अगर अपने पार्टनर को सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट ओवर पार्टनर सब कुछ ही आ गया ना, दे रही है, तो फिर उसमें टीडीएस काटना पड़ेगा, और रेट लगा दिया 10%। और इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट रखी है 20,000 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में। तो ये जो फोर्थ पॉइंट अपन यहाँ पढ़ रहे हैं 247 पे, उसको ओवरराइड कर गया सेक्शन 194T। तो 194T फॉलो होगा, ये नहीं फॉलो होगा। तो एक्चुअली में आपको ये पॉइंट यहाँ लिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी जो ऑनलाइन भी इनकी वेबसाइट के ऊपर भी जो सेक्शन है उसमें ये हटाना ये लोग भूल गए, ये एरर है उनकी तरफ से, डिलीट करना भूल गए, लेकिन वो सूनर और लेटर वो डिलीट हो ही जाएगा वैसा। तो ये भी तो कह सकता है कि लाइक 25 का कोई इंटरेस्ट नहीं करेगा, किसी के ध्यान में गया ई पॉइंट का मना करा, ये पॉइंट नहीं, नया सेक्शन पहले फॉलो होगा, वो वाला अभी 2024 में आया है। गवर्नमेंट बोली कि पुराने और नए में नया ही देखोगे ना, लेटर द बेटर होगा ना वैसे, इसीलिए फोर्थ वाला पॉइंट जो है ना वो कट कर दो। देखिए प्रैक्टिकली तो 194T फॉलो होगा। रिसेंटली वो पढ़ने में आया था सेक्शन, तो मेरे ध्यान में आया, मैं इसमें तो चेंज हुआ है, होता है, देखो ह्यूमन एरर है, वहां से उन्होंने शायद नहीं हटाया होगा, देख लेंगे क्या। अपने को पता चल गया है कि 194T के हिसाब से अब टीडीएस कटता है। चलो बस वो लिमिट डाल दी 20,000 रुपए की, इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही थी।
चलिए तो बाकी के पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं, यही सेक्शन कंटिन्यू रखते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अ मेंबर और टू एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे को इंटरेस्ट पे करे या अपने मेंबर को पे करे तो उसमें टीडीएस नहीं काटेंगे, चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो तो भी चलेगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स अदर देन टाइम डिपॉजिट्स विद अ बैंकिंग कंपनी टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाइज। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? एफडीज, ठीक है। उसके अलावा जो रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है वो आपके अकाउंट पे, सेविंग अकाउंट पे, उसके लिए टीटीए वाला पॉइंटर वो सब हम देख चुके हैं, या टीडीएस वाला कोई पॉइंट नहीं है। तो सेविंग अकाउंट में जो आपका पैसा पड़ा है उस पर जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता है उस पर टीडीएस नहीं कटता। एफडीज में जो आपको पैसा मिलता है उसमें टीडीएस कटता है। वो पीछे अपन ने पॉइंट देख ही लिया, 10,000, 50,000, 1 लाख वाला, तो उसके रिस्पेक्ट में वो पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला? इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स विद प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये भी सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही होती हैं, अलग अलग कैटेगरी वाली, उसमें एग्जेम्पशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटरेस्ट आपको पे किया जाता है तो उसमें नहीं टीडीएस कटेगा। ये जो आप एक्स्ट्रा टैक्स वैक्स पे कर देते हो, एडवांस टैक्स और वो सब, रिफंड आता है और उसमें एक पॉइंट के बाद अगर रिफंड आता है तो इंटरेस्ट मिलता है, उसमें टीडीएस नहीं काटेंगे, पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है। कोई जीरो कूपन बॉन्ड इशू हुआ हो उसमें कोई टीडीएस नहीं कटेगा। मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल की तरफ से एक्सीडेंट पे कोई क्लेम मिला हो आपको जिसपे इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल रहा है, उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। और इसमें कॉम्पनसेशन का अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये साथ में पॉइंट है। ठीक है। और सेक्शन 10 वाली जो इनकम है वो तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से आती है तो उस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। ये लिस्ट है पूरी, दोनों सेक्शन वैसे ही है, लिस्ट याद रखनी और कुछ भी नहीं है। 13th वाले में जीरो कूपन बॉन्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, और इन सबका ना एक वो मॉनेटरी लिमिट का एक समरी दिया हुआ है यहाँ पे, जो पीछे अपन ने वो 1,50,000 वो सब देखा ना। पेयर कौन है? बैंकिंग कंपनी। रिसीवर कौन है? सीनियर सिटीजन। तो 1 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट के ऊपर कोई टीडीएस नहीं है, और सीनियर सिटीजन नहीं है तो 50,000 की लिमिट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी सेम, पोस्ट ऑफिस में भी सेम, और कोई केस हो तो 10,000। तो अब आप बैंक में एफडी कराते हो तो 50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कराते हो तो भी सेम, पोस्ट ऑफिस में कराते हो तो भी सेम। लेकिन और कोई केस हो इन 3 के अलावा, और कोई पेयर हो, तो वो 10,000 से ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो टीडीएस काटने के लिए एलिजिबल होगा। वैसा है जनरल पॉइंट है। बाकी नीचे वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन वाली बातें रिपीट की हुई है। टाइम डिपॉजिट क्या होता है फिर से समझाया हुआ है, तो ये सब बातें अपन ने कर ली, नया कुछ नहीं, रिपीटेशन है, उसको जाना है। ठीक है। तो ये 2 बड़े सेक्शन में 193, 194A लिस्ट वाले हैं, जितना याद रहे उतना अच्छा है। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ, 194C। एक सेकंड, मैं जो 124A का ये डी वाला पॉइंट कौन सा? पुराना है वो, 1 मिनट रुको। 40,000 की लिमिट अभी एप्लीकेबल है नहीं ना, क्या चेंज बोला हुआ है? एनी इनकम क्रेडिटेड और पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। नहीं, वो स्पेसिफिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। नॉर्मल केस तो अपन ने ऊपर देख लिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले में बोला है टू अ मेंबर और इनकम पेड टू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी and income credited or paid or deposit on which a primary agricultural credit society or primary credit society shall be liable to deduct TDS if the total sales, gross receipt or turnover of the cooperative society exceeds rupees 50 crore during the financial year immediately preceding the year in which the interest is credited, and the amount of interest or the aggregate of the amount of such interest. अच्छा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी टू कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला स्पेसिफिक केस। कोऑपरेटिव सोसाइटी टू मेंबर, कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो उसमें स्पेसिफिक लिमिट है कि जहाँ पे आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा रहा है पिछले साल में और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो और वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है, इन केस ऑफ अ पे बीइंग अ सीनियर सिटीजन, एंड 40,000 रुपीज़ इन एनी अदर केस, तो फिर वहाँ पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा और उतने अमाउंट तक टीडीएस नहीं काटो तो चलेगा। तो ये एकदम अलग केस हो गया। बाकी ऊपर क्या था, बैंकिंग कंपनी टू इंडिविजुअल्स था, कोऑपरेटिव टू इंडिविजुअल्स था, यहाँ है कोऑपरेटिव टू मेंबर एंड कोऑपरेटिव टू अदर कोऑपरेटिव, तो ये स्पेशल केस हो गया। तो यहाँ लिमिट जो है वो 50,000 और 40,000 की है, ऊपर जो लिमिट थी वो 1 लाख और 50,000 की थी। ठीक,
चलिए अब बढ़े आगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका वो है 194C। ये मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेक्शन है ये। दिस इज पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर वैसे बोला हुआ है। तो ये सेक्शन बहुत यूज होता है बिकॉज ना 194C कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन है, इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कवर हो जाते हैं। तो बिकॉज जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन कवर होंगे तो उतने ज्यादा लोग इस सेक्शन को यूज करेंगे वैसा है। अब इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से रिलेट करना है। अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क including supply of labor for carrying out any work in pursuance of a contract shall at the time of credit of such sum to the account of the contractor or at the time of payment thereof in cash or by issue of check or draft or by any other mode whichever is earlier deduct income tax। अब यहाँ पे जो टैक्स का रेट है वो है 1% जो TDS काटना है, और अदरवाइज जो रेट है वो है 2%। ठीक है, कौन कितना TDS काटेगा वो समझो। अगर जिसका TDS आप डिडक्ट कर रहे हो वो एक इंडिविजुअल या HUF है तो 1% TDS डिडक्ट करो, लेकिन अगर उसके अलावा और कोई एंटिटी जिसका आप TDS डिडक्ट कर रहे हो तो रेट कितना हो जाएगा 2%। इन शॉर्ट ऐसा है कि आपके और मेरे बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में इनके हिसाब से कवर होता है। तो जो भी मैंने आपको काम दिया है जब मैं उसका आपको पेमेंट करूंगा तो पेमेंट करते टाइम मुझे TDS काटना है। TDS की लिमिट कैसे डिसाइड की गई है कि आप कौन हो, जिसको मैं पैसा दे रहा हूँ वो कौन है। अगर सामने वाला पर्सन इंडिविजुअल या HUF है तो छोटा असेसी है, तो डिपार्टमेंट ने बोला है छोटा असेसी है तो फिर बहुत ज्यादा TDS काट के उसका पैसा ब्लॉक करना ठीक नहीं है, नॉमिनल 1% TDS काट लेना। लेकिन सामने वाली एंटिटी अगर फर्म है, LLP है, कंपनी है तो 2% TDS आप काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिडक्टी कौन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डिडक्टर कितना % TDS काटेगा, ये कंडीशन है। ये बेसिक स्टोरी आपको समझनी ठीक है। बाकी सारे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, पैन नंबर नहीं बताया तो रेट 20% हो जाएगा। फिर बोला है कि अगर मैं पर्सनल पर्पस के लिए कोई सर्विसेज अवेल कर रहा हूँ तो एज एन इंडिविजुअल या HUF मुझे कोई डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर्सनल लेवल पे मतलब बिजनेस लेवल का खर्चा है तो फिर TDS काटना जरूरी है, पर्सनल खर्चा है तो TDS काटना जरूरी नहीं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में जो वर्क की बात हो रही है वो वर्क में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ लेबर भी हो सकता है, तो वो अगर मैं मेरे पर्सनल यूज के लिए करवा रहा हूँ, घर बनवा रहा हूँ, तो उसमें पेमेंट करते टाइम TDS नहीं काटना क्योंकि बिजनेस एक्सपेंस है नहीं, उसका कोई डिडक्शन नहीं होता। लेकिन अगर मैं ऑफिस का काम करा रहा हूँ, फैक्ट्री का काम करा रहा हूँ, ठीक है, वैसा कुछ है तो पेमेंट करते टाइम TDS काटना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ वर्क देखा जाएगा, पर्सनल है या प्रोफेशनल, वो भी एक पॉइंट रहेगा। इसके बाद बोला है कि डिडक्शन करने की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो बोला जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो अगर 30,000 रुपए से कम है इनवॉइस के हिसाब से तो मुझे TDS डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ काम दिया है, उसका बिल बना 25,000 रुपए का, तो 25,000 का पेमेंट करते टाइम मैं TDS नहीं काटूंगा, चलेगा। दिस इज वन पॉइंट। बट अगर मैं पूरे साल में बार बार आपके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहा हूँ और पूरे साल का टोटल अमाउंट 1 लाख रुपए से ऊपर हो गया, मतलब एक इनवॉइस बना 25,000 का, दूसरा इनवॉइस बना 20,000 का, फिर एक इनवॉइस बना 28,000 का, तो मैंने बार बार आप ही को काम दिया पूरे साल में और जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसका टोटल वैल्यू कितना हो गया 1 लाख से ऊपर, तो मुझे TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। और कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो लास्ट बिल पे या पूरे अमाउंट पे? पूरे अमाउंट पे। बात समझ आ रही? अब इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब मैं जो न्यूज़पेपर में एड्स देता हूँ जब रिजल्ट आता है, तो जो रिजल्ट के ऐड देता हूँ तो वो जो एडवर्टाइजिंग एजेंट है जिसके थ्रू मैं ऐड देता हूँ, तो न्यूज़पेपर वाले से मैं डायरेक्ट नहीं डील करता, एजेंट के थ्रू डील करता हूँ। एजेंट मुझसे कुछ चार्ज नहीं करता, उल्टा उसकी वजह से मुझे डिस्काउंट मिलता है। एजेंट को कमीशन मिलता है न्यूज़पेपर वालों से, उनका बिजनेस वैसे चलता है, तो मुझे तो उसमें कोई नुकसान है नहीं अगर मैं उसके थ्रू काम कर रहा हूँ तो। पर ये जो सर्विस वो मुझे दे रहा है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की, वो सर्विस 194C में कवर होती है। अब अगर मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है या मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, तो उसको पेमेंट करते टाइम आइडियली मुझे TDS काटना होता है। अब वो अगर इंडिविजुअल है तो मैं उसका 1% TDS काटूंगा, वो अगर फर्म या कंपनी है तो मैं उसका 2% TDS काटूंगा। अब जो एडवर्टाइजमेंट का बिल बनता है, न्यूज़पेपर के ऐड का बिल, अगर वो एक बिल 30,000 से ऊपर का बनता है तो मुझे TDS काटना पड़ेगा। उससे छोटा बिल बनता है TDS काटने की जरूरत नहीं है। बट रिजल्ट साल में बहुत बार आता है, 2 बार तो एग्जीक्यूटिव का आता है, 3 बार WT का आता है, वैसा हो गया तो 5-6 बार रिजल्ट आता है। अब मैं बार बार ऐड देता हूँ तो उसके थ्रू ही देता हूँ। अब पूरे साल का बिल बनता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो फिर उस सिचुएशन में मुझे TDS काटना ही पड़ेगा जैसे ही टोटल बिल 1 लाख से ऊपर जाएगा। अब मैं उसके साथ हर साल ट्रांजेक्शन करता हूँ, मुझे पता है कि साल का टोटल में 1, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का बिल हो जाता है, तो मैं फिर TDS पहले से ही काट लूँ तो बेटर नहीं रहेगा। नहीं तो पहले क्या होगा, 25,000 के बिल पे मैं TDS काटूंगा नहीं, लेकिन जैसे ही 4 बिल पूरे हो जाएंगे
फिर मुझे सब पे एक साथ टीडीएस काटना पड़ेगा और कंफ्यूजन होगा। अब हैबिट ही बना ली कि पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट से जब भी उसको पेमेंट करता हूँ मैं, तो मैं टीडीएस डिडक्ट करके ही पे करता हूँ, ताकि साल के एंड में मुझे फिर भूलना नहीं पड़े, याद नहीं रखना पड़े कि टीडीएस का हिसाब हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि जहां डिडक्शन करना बनता है मैंने टीडीएस नहीं काटा और डिपार्टमेंट को सबमिट नहीं कराया, तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी आ जाएगी। तो इसलिए मैं पहले से टीडीएस डिडक्ट कर ही लेता हूँ। अगर कंपलसरी नहीं है और आपने सेफर साइड डिडक्ट कर लिया तो वो कोई क्राइम नहीं है, लेकिन कंपलसरी है और काटना भूल गए तो नॉन कंप्लायंस। बात समझ आए? तो ये कंडीशन यहाँ पे होती है। तो ये 30,000 की जो कंडीशन है वो कैसे फॉलो होती है वो आपको समझ आनी चाहिए। पर इनवॉइस इट इज ओके टिल 30,000, बट अगर सेम ही कॉन्ट्रैक्टर के साथ साल में बार बार काम किया है और टोटल 1 लाख के ऊपर चला गया तो भी फिर दिक्कत है। बोलो, बात समझ आ रही? ठीक है, तो ये 194C वाली कंडीशन है। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है और क्या नहीं आता है, ये लंबी लिस्ट है। तो जैसे मैंने कहा आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला एग्जांपल दिया, ऐसे और बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे देख भी लेते हैं और क्या क्या पॉइंट्स है सेक्शन में, थोड़ा डिटेल्ड और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थियोरेटिकली भी वैसा है। यहाँ पे बोला है नो डिडक्शन शैल बी मेड from any sum credited or paid or likely to be credited or paid to the during the previous year to the account of a contractor during the course of business of plying, hiring, leasing goods carriage where such contractor owns 10 or less than 10 goods carriages। जो आपका ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है ना, आपके गुड्स पहुंचाता है, वो भी कॉन्ट्रैक्टर है, उसको भी इस डेफिनेशन में लिया। बोला कि अगर उसके पास 10 या 10 से कम व्हीकल्स है पूरे साल के तो आप टीडीएस मत काटना। इसके लिए एक सेक्शन था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, लीजिंग, फ्लाइंग, हायरिंग लेस देन 10 व्हीकल्स। कौन सा सेक्शन था, कहाँ पे पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? पीजीबीपी में क्या प्रोविजन था, इनके बारे में ही बात हो रही थी। 10 से कम हो तो 7 प्रिजम्पटिव इनकम, ठीक है, छोटा असेसी ट्रांसपोर्ट बिजनेस, इनके लिए फिर एक और प्रोविजन था, इनको अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो 35,000 तक चलेगा, ये वही लोग, तो उसके हिसाब से ये कंडीशन रखी हुई है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो, तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा एक्सप्लेनेशन आ गया, एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, वो तो सेम वही 1 करोड़ वाली कंडीशन कि अगर 1 करोड़ से कम टर्नओवर है तो टीडीएस नहीं काटना है। अब जैसे मैं इंडिविजुअल के तौर पे अगर बिल बनवा रहा हूँ मेरे नाम पे एडवर्टाइजिंग वाले का, और मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से कम है या 50 लाख से कम रिसीट है, तो मैं टीडीएस नहीं काटूंगा तो चलेगा। बट अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से बिल बनवा रहा हूँ तो फिर उसमें मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। वैसे तो ये सब कंडीशन हो जाती। ठीक है, और क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स सब कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको स्पेसिफिक एग्जांपल चाहिए कि वर्क में क्या क्या कवर होता है, 194C में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, वो लिस्ट आपके सामने है, 2 मिनट लेके वो लिस्ट पढ़ लो। मैंने आपको पहले एग्जांपल एडवर्टाइजिंग ही दिया, ब्रॉडकास्टिंग आ जाएगा, कैरेज ऑफ गुड्स आ जाएगा, वो 10 से ज़्यादा वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, केटरिंग वाले आ जाएंगे। केटरिंग वाले को पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस वैसे ही काटना है। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर but does not include manufacturing or supplying a product according to the requirement of a customer by using material purchased from a person other than such customer। कुछ पता चला क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, जॉब वर्क वाली कंडीशन यहाँ पे रिलेट हो सकती है। देखो वापस पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम सच कस्टमर। मटेरियल जो है मैं आपसे ही खरीदूंगा, आप ही लाके दो और उस पर मैं आपको काम करके दे दूंगा, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम अ पर्सन अदर देन सच कस्टमर। मतलब जॉब वर्क इंक्लूडेड है, अदरवाइज इंक्लूडेड नहीं है। तो 194C जॉब वर्क में यूज होने वाला सबसे पॉपुलर सेक्शन, ये पॉइंट।
बोलो पता चल रहा है? तो 194C एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थियोरेटिकली भी इसको टिक करके रखना, सम के फॉर्म में भी आ सकता है, उतना कंटेंट है कि एक शॉर्ट नोट बनती है, तो ये ध्यान रख के चलना। नेक्स्ट देख लो 194I, दिस इज इन केस ऑफ रेंट। 194I के केस में उन्होंने ऐसा बोला है कि आप किसी पर्सन को रेंट पे कर रहे हो और वो रेंट पूरे साल का 2,40,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। ये कंडीशन है किराए के ऊपर, वैसा प्रॉपर्टी का जो रेंट है उसके ऊपर। तो पर को ओनर बोला है, सामने वाला अगर को ओनरशिप में प्रॉपर्टी लेके बैठा है तो पर को ओनर 2,40,000 की लिमिट रहेगी पर फाइनेंशियल ईयर। इससे कम भाड़ा दे रहे हो, किराया दे रहे हो तो चलेगा, इससे ज़्यादा दोगे तो फिर प्रॉब्लम है। और पे करने वाला अगर पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। छोटे इंडिविजुअल HUF पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर इंडिविजुअल HUF 1 करोड़ से ऊपर वाला है तो एप्लीकेबल होगा, वो कॉमन पॉइंट है। TDS कितना डिडक्ट करना है? बोला अगर प्लांट एंड मशीनरी किराए पे ली है तो 2%, अगर लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे ली है, फर्नीचर किराए पे लिया है तो 10%। TDS का रेट अलग अलग है, बाकी चीजें कॉमन चल रही। कुछ प्रोविजो आया है, नो डिडक्शन शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन where the income by way of rent credited or paid for a month or part of a month by such person to the account of or to the payee does not exceed rupees 50,000। अच्छा, ये लिमिट लगा दी। जस्ट अ मिनट, इसके रिगार्डिंग एक और सेक्शन है, उसे कनेक्ट कर देते हैं। चलो ठीक है, ये जो पॉइंट अपन अभी पढ़ रहे हैं, जो प्रोविजो है, ये इसी में जो इंडिविजुअल HUF वाली कंडीशन है उससे लिंक्ड है। अगला सेक्शन भी इसी से लिंक्ड है, तो आपको पहले इसकी कंडीशन बता दूं क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा बोला कि इंडिविजुअल्स HUF के अलावा बाकी जो लोग रेंट पे कर रहे हैं 2,40,000 से ऊपर, उनका TDS डिडक्ट करना जरूरी है। फिर इन्होंने बोला कि अगर इंडिविजुअल्स और HUF जो है जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर है, उनको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। पर फिर उसमें एक प्रोविजो लेके आ गए। अब प्रोविजो में ऐसा बोला कि अगर आप इंडिविजुअल हो, एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और आप जो मंथली रेंट पे कर रहे हो वो 50,000 रुपये से कम है, तो TDS काटने की जरूरत नहीं है। एक और बाइफर्केशन कर दिया, आप इंडिविजुअल हो या फिर आप HUF हो, आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है या फिर आपका जो ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो छोटे एसएससी हो। अगर आप मंथली रेंट 50,000 से कम पे कर रहे हो, 49,000 तक पे कर रहे हो, 49,999 तक पे कर रहे हो, तो TDS नहीं काटोगे तो भी चलेगा, भले पूरे साल का रेंट 2,40,000 से ऊपर हो जाए। अब 50,000 महीने के हिसाब से पूरे साल का गिनो तो 6 लाख होता है ना, तो बोला फिर भी आपको इस सेक्शन में कोई TDS काटना नहीं। बात समझ आ रही? तो जो प्रोविजो है ना, प्रोविजो के ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये दोनों को साथ में पढ़ना है। इंडिविजुअल एंड HUF whose gross turnover immediately preceding financial year exceeds 1 crore are also required to deduct tax at source, provided that no deduction shall be made where the income by way of rent credited or paid for a month or a part of a month by such person to the payee does not exceed 50,000 rupees। पे दोनों पॉइंट साथ में चलेंगे। अब बात समझ आ रही? इसी को ध्यान में रखते हुए पीछे एक सेक्शन है 194IB, देखो ना साथ में एक बार रिलेट कर दो, कनेक्टेड है। 194IB पता है किनको टारगेट किया? इन्हीं लोगों को टारगेट किया। 194IB एग्जैक्टली इसी एसएससी की बात कर रहा है जो 194I में कवर्ड नहीं था। तो यहाँ पे बोला एक ऐसा एसएससी जो इंडिविजुअल HUF है, जो ऑडिट लिमिट से नीचे है, मतलब 1 करोड़ से नीचे है, और वो 50,000 रुपए से ज्यादा का मंथली रेंट भर रहा है, तो उसको इस सेक्शन में पकड़ लो। पीछे वाले में तो उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो जो रेंट पे कर रहा था वो कितना था? 50,000 से कम था, और यहाँ कितना बोला है? 50,000 से ज्यादा। तो एक इंडिविजुअल या HUF जो 1 करोड़ के टर्नओवर से नीचे है और रेंट भर रहा है महीने का 50,000 से ऊपर, मतलब पूरे साल का मिनिमम 6 लाख, तो काफी हैवी अमाउंट हो गया। तो उसको बोलेंगे भाई तू फिर TDS काट ले, इतना तो रेंट पे करता है, TDS का भी डिडक्शन कर ही सकता है। लेकिन अगर यही इंडिविजुअल 50,000 से नीचे का रेंट पे कर रहा होता है, तो पीछे वाले सेक्शन के प्रोविजो की वजह से बच के निकल जाता। बात समझ आई? तो जिसको वहां पे एक्सक्लूड किया था उसी की लिमिट क्रॉस होते ही उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। 194IB
बोलो, बात समझ आई? ठीक है, अब वो बाकी का सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। 194I वाला, इसमें क्या बोला है? कहाँ कहाँ पे टीडीएस नहीं काटना है। ऑपोजिट कंडीशंस जो ऊपर लिखा था उसके ऑपोजिट वे में लिखा हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट एजेंसी को रेंट पे कर रहे हो तो टीडीएस नहीं काटना है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और फिल्म एग्जीबिटर जब रेवेन्यू शेयर करते हैं तो एक दूसरे का टीडीएस नहीं काटेंगे इस सेक्शन में। एग्जीबिटर मतलब थिएटर का मालिक, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो स्टूडियो है। बाकी कुछ एग्जांपल्स है। पेमेंट मेड टू क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स आर रिगार्डेड एज पेमेंट फॉर कैरिंग आउट वर्क अंडर 194C। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स जो है वो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो एजेंट्स होते हैं वो होते हैं जो गुड्स क्लियर करवा के देते हैं। तो वो जो फॉर्मली वो जो काम करके दे रहे हैं ना, दैट इज एक्चुअली 194C, वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है, इस सेक्शन में नहीं आएगा। और ठीक भी है बात, रेंट का कोई कनेक्शन है नहीं, वो तो काम करा के दे रहा है और कमीशन चार्ज कर रहा है। दूसरा बोला है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की बात भी वहां हो गई थी 194C में, वो सेम चीज है। लैंडिंग एंड पार्किंग फी रिसीव्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटीज ट्रीटेड एज रेंट। लैंडिंग एंड पार्किंग फी होता क्या है, जो एयरलाइन कंपनी है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को किराया देती है। अभी इंडिगो एयरलाइंस के इंडिया में 500 प्लेन है, तो 500 प्लेन कंटिन्यूसली हवा में तो होते नहीं है। लैंड करने के बाद अगर फ्लाइट नहीं है अगले 2 दिन तक तो प्लेन कहाँ रखेंगे, तो एयरपोर्ट एरिया में रखना पड़ता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिगो एयरलाइन से रेंट चार्ज करती है पर डे, कि भाई आपने हमारी जितनी स्पेस यूज की है पर डे आपको इतना किराया पे करना पड़ेगा। ये भी तो रेंट हो गया। वो रेंट जो है वो यहाँ पे कवर होगा 194I में, उसके रिगार्डिंग बोले ये रेंट है। बट फिर टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है उसको लेके सर्कुलर आया, वो नीचे ही है, बोला नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194I ऑन रेमिटेंस ऑफ पैसेंजर सर्विस फीस बाय एन एयरलाइन टू एन एयरपोर्ट ऑपरेटर। ये दूसरी चीज हो गई। अब दोनों पॉइंट्स को एक एक करके बता देता हूँ। पहला पॉइंट जो लैंडिंग और पार्किंग फीस बोला था, बोले वो तो रेंट है, अगर वो रेंट है तो 194I में टीडीएस कटना चाहिए। उसके बाद नीचे इसी बात को लेके एक सर्कुलर आया। सर्कुलर में ऐसा बोला कि एयरलाइन कंपनी एयरलाइन ऑपरेटर को जो पैसेंजर सर्विस फीस पे करती है उसमें कोई टीडीएस का एलिमेंट नहीं आएगा। अभी एग्जैक्टली होता क्या है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, आपको पूरा ट्रांजैक्शन समझा देता हूँ। एयरपोर्ट जिस तरीके से वर्क कर रहा है ना, एयरपोर्ट में बहुत सारे लोग अलग अलग एंटिटीज इन्वॉल्व है। वैसा है, एक है आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एयरपोर्ट की ओनर है। असली मालिक कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सारे एयरपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप में है, कंट्रोल में है। बट मैनेजमेंट ये लोग नहीं करते। इन्होंने क्या किया ना, अदानी वाले को हायर किया। अदानी को बोला कि आप एयरपोर्ट मैनेज करोगे, तो इसको बोलते हैं एयरपोर्ट ऑपरेटर। अदानी सेंट्रल गवर्नमेंट को फिक्स रेवेन्यू देता है, किराया देता है और एयरपोर्ट चलाता है। अब अदानी वाले ने जो किराया भरा है उसको वसूल भी तो करना है, तो अदानी वाला वसूली किससे करता है? एक तो भाई एयरलाइन कंपनी, एयरलाइन कंपनी में आपकी इंडिगो, स्पाइस जेट एटसेट्रा, इन सब लोगों से वसूली करता है। फिर एयरपोर्ट के ऊपर जो फूड जोन बना हुआ है उन लोगों से वसूली करेगा। एयरपोर्ट पे जो शॉपिंग एरिया बना हुआ है उससे वसूली करेगा। एयरपोर्ट पे जो पार्किंग स्पेस बनी है वहां से कमाएगा। एयरपोर्ट पे एडवर्टाइजमेंट की भी जगह होती है, एडवर्टाइजमेंट स्पेस, वहां से पैसे कमाएगा। तो अदानी वाला इन सबसे पैसे चार्ज करता है। एयरपोर्ट पे आ जाओगे तो अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, डिजिटल डिस्प्ले होता है, एलईडी स्क्रीन होती है, उस पर कंपनीज के एड्स चल रहे होते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जो है वो अदानी को जाता है। एयरपोर्ट के बाहर जैसे आप गाड़ी पार्क करते हो वहां पे पैसे ले लेते हैं 50 रुपए 100 रुपए, वो अदानी को जाएगा। एयरलाइन कंपनी अदानी को किराया देती है कि भाई हम आपका रनवे यूज कर रहे हैं फ्लाइट लैंड और टेक ऑफ करने के लिए, उसका पैसा आप हमसे ले लो। बोले आपके यहाँ पे हमने अपना प्लेन पार्क किया हुआ है तो उसका किराया हमसे ले लो, तो ये सब कवर होता है। और एक होती है पैसेंजर सर्विस फीस। अब इसमें ऐसा है, इंडिगो का पैसेंजर इस इंडिगो की फ्लाइट तक पहुंचता कैसे? अदानी के एयरपोर्ट से पास होते हुए तो पहुंचता है। चेकिंग, सिक्योरिटी, लगेज, ये वो सब कॉस्ट कौन पेयर करेगा? तो आप जो इंडिगो एयरलाइंस को टिकट का पैसा पे करते हो उसमें एक पैसेंजर सर्विस फीस होती है, वो पैसेंजर सर्विस फीस इंडिगो अदानी वाले को पे करता है। ये जब ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए सर्कुलर है। बोला कि इंडिगो वाला अदानी वाले को पैसेंजर सर्विस फीस पे करते टाइम टीडीएस नहीं काटेगा तो चले, बट ओनली ऑन पैसेंजर सर्विस फीस। लेकिन यही इंडिगो जब
एयरक्राफ्ट पार्क करता है उसका रेंट पे करता है, तो रेंट पे करते टाइम टीडीएस काटा है। तो दोनों ट्रांजैक्शन अलग अलग हो गए, पार्टी सेम है, ट्रांजैक्शन का नेचर अलग है। पैसेंजर सर्विस फीस इस पे नो टीडीएस, लेकिन जो रेंट पे कर रहा है उस पे टीडीएस आएगा। 2 पॉइंट्स समझ आए। इस तरीके से ये पूरा बिजनेस जो है वो चलता है। फिर फूड जोन है, वो जो काउंटर किराए पे दे रखे हैं अदानी वाला, उससे रेंट चार्ज कर रहा है, इसलिए फूड जोन वाला अपने से इतना हैवी रेंट चार्ज करता है। वैसा है, अभी उसको लेके भी काफी डिस्प्यूट हुआ था, फिर इन्होंने एयरपोर्ट पे अभी सस्ते वाले काउंटर शुरू किए जहां अब आपको रीजनेबल रेट में चीजें मिलेंगी। तो कुछ समथिंग नाम रखा है, मैं ध्यान नहीं आ रहा क्या है, लेकिन एक अलग से गवर्नमेंट का काउंटर है जो सस्ते रेट पे आपको चाय और ये सब प्रोवाइड कर रहा है। बाकी एयरपोर्ट पे जाओ 200 रुपए की चाय मिलती है, मतलब बंदा इतने की चाय महीने में नहीं पी रहा जितना तुम दिन में पिला रहे हो। भी टेस्ट तो चलो ठीक है, इतनी सी क्वांटिटी और 200 रुपए ले रहे हो, अब 10 रुपए में चाय मिल रही। तो ये सब चीजें अब क्योंकि पार्लियामेंट में डिस्कस होता है तो फिर चीजें वर्क करती है। शॉपिंग एरिया है, उसका किराया, ये सब अदानी वाले को जा रहा है, इसमें से गवर्नमेंट को पे कर रहा है और सामने एयरपोर्ट पूरा मैनेज कर रहा है। तो ये इनका वर्किंग मॉडल है, वैसे काम होता है। अदानी ने एयरपोर्ट ले रखे हैं लीज पे, लीज की ड्यूरेशन है 50 ईयर्स, तो 50 ईयर्स के लिए वो एयरपोर्ट लीज पे रहेंगे और अदानी उसको ऑपरेट करेगा वैसे। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट हुआ, सर्कुलर आपको पता चल गया। 194 आई ए अपन ने देख लिया, आई बी आपको मैंने बता दिया, साथ में ही कवर हो गया वो। नेक्स्ट है 194 आई सी, टीडीएस ऑन जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, मैं कैपिटल गेन में आपको ये सेक्शन पूरा समझाने वाला हूँ। अभी इसको समझा सकते हैं कि नहीं देख लेते, शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ, ऐसा कुछ इशू नहीं, वहाँ पे भी आएगा। जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट का कुछ कंसेप्ट ऐसा है कि भाई मेरे पास में एक बहुत बड़ी खाली जमीन पड़ी है, जमीन की वैल्यू होगी 50 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा प्लॉट है, मतलब एक पूरा शॉपिंग मॉल बना सकते हो, इतनी बड़ी जगह है। आप बिल्डर हो, आपके दिमाग में आया कि शॉपिंग मॉल बनाना है, आपने जमीन देखी तो मेरी जमीन के बारे में पता चला, आपने बात की, मैंने बोला भाई जमीन तो 50 करोड़ की है, आपको चाहिए तो खरीद लो और फिर बनाते रहो जो बनाना है। और 50 करोड़ की जमीन पहले खरीदने के लिए 50 करोड़ पॉकेट से देने पड़ेंगे, बैंक से लोन लेके देने पड़ेंगे, 1 साल का इंटरेस्ट होगा 5-7 करोड़। तो आपने सोचा तो बहुत महंगा पड़ेगा, कब मॉल बनाऊंगा, कब दुकानें बिकेंगी, कब पैसा हाथ में आएगा, तब तक का ब्याज कैसे भरूंगा, जितनी कैपिटल हाथ में होनी चाहिए ना। तो इसका एक रास्ता ये निकाला, आपने बोला कि सर एक काम करते हैं, आपकी ज़मीन है ठीक है, एक है ना पार्टनरशिप कर लेते हैं, क्या आपकी ज़मीन पे हमें मॉल बनाने का अलाउंस दे दो, परमिशन दे दो, हम मॉल बनाएंगे, उस मॉल में दुकानें बिकेंगी तो उसमें से आपका पेमेंट करेंगे, और अगर आपको कुछ दुकानें चाहिए तो कुछ शॉप्स आपके नाम पे कर देंगे, तो पैसा इन कैश के बदले इन काइंड हो जाएगा, हमें 50 करोड़ ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा, और जो मॉल बनेगा उसी में से आपको 2-4 दुकानें दे देंगे, तो उसकी वैल्यूएशन वैसे निकाल लेना। तो फिर बोला चलो ठीक है ये काम कर लेते हैं। मैंने बोला 50 करोड़ की जमीन में 10 करोड़ मुझे अपफ्रंट चाहिए, बाकी 40 करोड़ के मुझे ये वाली शॉप दे देना, ये शॉप है वो शॉप है, सब अलॉट कर देना, फिर मैं उनको बेच के या किराए पे देके अपना पैसा वसूल कर लूंगा। दैट इज कॉल्ड अ जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। जमीन मेरी, कंस्ट्रक्शन आपका, बट अभी मैं आपसे अपफ्रंट में पूरा पैसा नहीं मांग रहा हूँ, या तो कुछ पार्ट ले लूंगा और बाकी का आप मुझे इन काइंड पे कर देना। ये ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं इसमें कैपिटल गेन लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैंने जमीन दे ही दी ना, तो कैपिटल गेन तो मेरे ऊपर आएगा, और इन्हीं ट्रांजेक्शन्स पे टीडीएस भी आ सकता है वैसा है। अब टीडीएस डिडक्ट करने की जिम्मेदारी तो आपकी रहेगी, बिल्डर की रहेगी, और टीडीएस का रेट कितना लगाया, 10%। ठीक है, वैसा हो गया। देख लो लैंग्वेज देख लो, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन टू अ रेसिडेंट नॉट बीइंग इन काइंड अंडर अ जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो कैश पोर्शन होगा ना उसकी बात हो रही है, काइंड वाले में तो कैसे टीडीएस काटोगे, कैश में ही कट सकता है ना वैसे, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है यहाँ पे, मतलब टीडीएस कटेगा वो तो पक्का है। ठीक है, कुछ भी आपने पैसों के टर्म्स में मुझे पे किया तो उतने अमाउंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा। अब ये बाकी की बात इसमें जॉइंट डेवलपमेंट में कैपिटल गेन में की है, स्टोरी यही रहने वाली है। और ऐसे ही अग्रीमेंट्स काफी पॉपुलर है, क्योंकि बिल्डर को अपनी पॉकेट से हैवी अमाउंट नहीं लगाना पड़ता है, ये एडवांटेज हो जाता है उसको। बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आए? नेक्स्ट है 194J, तो अपन ने देख लिया। (194K) इनकम ऑन यूनिट्स अदर देन इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन। म्यूचुअल फंड यूनिट्स की बात हो रही है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स में 2 टाइप की इनकम होती है, एक तो यूनिट्स बेचने पे कैपिटल गेन होता है, और यूनिट होल्ड करने पे डिविडेंड मिलता है।
म्यूचुअल फंड पे भी डिविडेंड मिलता है, सिर्फ शेयर्स पे नहीं मिलता है। आपकी मर्जी है, आपको डिविडेंड चाहिए कि आपको उसके बदले यूनिट्स चाहिए। एक ग्रोथ प्लान होता है और एक पे आउट प्लान होता है। तो जो पे आउट प्लान होता है उसमें ना आपको रेगुलरली डिविडेंड मिलता है म्यूचुअल फंड्स पे। उस डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी की बात यहाँ पे हो रही है। अंदर का कंटेंट पढ़ोगे ना तो दिस इज 100% सेम एज 194 जो पीछे आपने पढ़ा। रीड करके देख लो, 194 पढ़ो और ये देखो, वो तो आपने पढ़ा, ये रीड करके देखो। बस शेयर्स के बदले यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स है। बोलो, पता चला? एग्जैक्टली सेम सेक्शन, बस फर्क क्या है, वहाँ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर थे, यहाँ म्यूचुअल फंड है। वहाँ डिविडेंड उन पे मिल रहा था, यहाँ इन पे आपको रिटर्न मिल रहा है, अदर देन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अलावा तो फिर जो डिविडेंड पे आउट होता है वही एक ऑप्शन बचता है। चलिए नेक्स्ट, 194LA, पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। ये गवर्नमेंट जब आपकी प्रॉपर्टी कंपलसरीली अक्वायर कर लेती है, भाई मेट्रो का ब्रिज बनाना है, प्रॉपर्टी बीच में आ रही है, कंपलसरी खरीद रहे हैं, पैसा ले लो, उसके ऊपर टीडीएस कट सकता है, वैसा है। लेकिन लिमिट क्या है? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपीज से ऊपर का आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो 10% टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। बस सिंपल स्टोरी। बोलो, पता चला? अगला सेक्शन देखें, 194M, पेमेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो अमाउंट आप पे कर रहे हो ना पूरे साल का, कॉन्ट्रैक्टर को या प्रोफेशनल को 50 लाख रुपए से ज्यादा पे कर रहे हो, और आप वो असेसी हो जो 194C में भी कवर नहीं हुआ था क्योंकि 1 करोड़ से नीचे का टर्नओवर था, 194J में भी कवर नहीं हुआ था फॉर द सेम रीजन, तो आप यहाँ कवर हो जाओगे। तो टीडीएस कितना काटना पड़ेगा? 2%, क्योंकि आप जो पेमेंट कर रहे हो पूरे साल का वो बहुत हैवी अमाउंट है। एक ही कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट किया तो फिर टीडीएस काटना बनता है, वैसा 2% टीडीएस काट लेना। यहाँ पे एसएससी के पास अगर टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर नहीं भी है तो भी चलेगा, बिना टैन नंबर के भी टीडीएस काट के आप पैसे जमा करवा सकते हो। फॉर्मेलिटी हम देख लेंगे, आप खाली पैसे दे दो बस, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है 194N, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल टू डिस्करेज कैश ट्रांजैक्शन। ये भी नया लेके आए थे बीच में। बोला अगर आपके बैंक अकाउंट से आप एक लिमिट से ज्यादा पूरे साल का कैश विड्रॉ करते हो तो फिर बैंक वाले टीडीएस काटेंगे। कैश कम करो ना, विड्रॉ क्यों करते हो इतना, चेक से पेमेंट करो, ऑनलाइन करो, कैश ट्रांजेक्शन को कट डाउन करने के लिए वैसा है। लिमिट क्या लगा रखी है? 1 करोड़ रुपए। तो पूरे साल में अगर आपने बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉ किया है, एक या एक से ज्यादा अकाउंट से आपके, लेकिन है आप ही के नाम पे, तो बैंक वाला 2% टीडीएस काट लेगा। डेटा तो उनके पास होता है पूरा, ये लिमिट ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट बोला है टीडीएस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम विड्रॉवल exceeding ₹20 lakhs if the recipient has not furnished the return of income for last 3 assessment years। लास्ट 3 साल से आपने रिटर्न नहीं भरा है तो जो 1 करोड़ की लिमिट थी वो घटा के कितनी कर देंगे? सीधा 20 लाख। अब 20 लाख से ऊपर का विड्रॉल होते ही 2% टीडीएस कटेगा, और 1 करोड़ से ऊपर जाते ही टीडीएस 5% कटेगा। रेट बढ़ा दिया। नॉर्मल क्या था? 1 करोड़ से ऊपर 2%, अब क्या कर दिया? 1 करोड़ से ऊपर 5% और 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में 2%, तो टीडीएस बढ़ा दिया आपके ऊपर। वैसा रिटर्न नहीं भरोगे ज्यादा टैक्स काटेंगे, और क्या। प्रोविजो में बोला है कि ये जो 2% वाला टीडीएस कट रहा है, इससे किसी को रिलीफ देना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर सकती है स्पेशल केस में।
दूसरा बोला है कि अगर पैसा रिसीव करने वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो लिमिट 1 करोड़ के बदले बढ़ा के कर देंगे 3 करोड़। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक अकाउंट से अगर पैसा विड्रॉ हो रहा है तो 3 करोड़ रुपए तक चलेगा, उनको रिलीफ दिया होगा। और बोला जिनका एटीएम और बैंकिंग का ही काम है, सरकार, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस और एटीएम ऑपरेटर्स। एटीएम ऑपरेटर का तो रोज का काम होगा ना, जितने लोग कैश निकालेंगे उसके तो विड्रॉल में दिखेगा। बोले भाई तेरा विड्रॉल तो 1 करोड़ हो गया। बोले सर काम ही कैश बांटने का है, एटीएम मशीन ऑपरेट करते हैं, तो हमारे यहाँ से तो 1 करोड़ रुपया कैसे भी निकल ही सकता है। हम पे कहाँ टीडीएस लगा रहा हूँ, खुद थोड़ी निकाल रहे, कस्टमर्स निकाल रहे हैं, तो वो चलेगा, उसमें नई कंडीशन आएगी। ठीक है, तो ये भी एक सेक्शन हुआ कैश वाला। इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रैक्टिकली, सरकार खुद कितना कैश यूज करती है अलग बात है, उनको तो इलेक्शन में जरूरी होता है, आप पेटीएम कर दिया करो। ठीक, नेक्स्ट 194 कैपिटल ओ, दिस इज रिलेटेड टू ई कॉमर्स कंपनीज। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो अमेजोन का। ठीक है, वेयर एनी सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विस बाय अ रेसिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज फैसिलिटेटेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। देखो ई कॉमर्स कंपनी जो है, अमेजोन जो है, अमेजोन तो एक प्लेटफॉर्म है, इंटरमीडियरी है, वो लोग खुद थोड़ी ना अपने गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स तो कोई और आके बेच रहा है। तो ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो आपके और अमेजोन के बीच में हो रहा है, लेकिन अमेजोन खुद सप्लायर नहीं है, अमेजोन इंटरमीडियरी है, सप्लायर कोई और है, बायर कोई और है, वो मिलाने वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो टीडीएस की बात हो रही है, इट इज बिटवीन अमेजोन एंड द सप्लायर। एज अ कस्टमर आपका इस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप जब अमेजोन से पेमेंट, मतलब अमेजोन से शॉपिंग करते हो, तो यू आर पेइंग टू अमेजोन, अमेजोन इज पेइंग टू द सप्लायर, तो वहां पे टीडीएस वाला पॉइंट आता है। ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है, सप्लायर और ऑपरेटर के बीच में। एक एग्जांपल लिया, जैसे कंपनी है क्लाउड टेल, तो क्लाउड टेल कंपनी अमेजोन पे रजिस्टर्ड है एज अ सप्लायर। अब आपने जब अमेजोन से शॉपिंग की तो आपने पेमेंट अमेजोन के अकाउंट में की है, अमेजोन क्लाउड टेल को पैसा भेजता है, ये आपके जो सेल हुआ है ये उसका पेमेंट है, तो अमेजोन इज बाउंड टू डिडक्ट टीडीएस व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू क्लाउड टेल। वैसा ये स्टोरी है। टीडीएस का रेट बहुत ही नॉमिनल है, 0.1%, नाम का लगाया खाली ताकि ट्रांजैक्शन जो है वो पिक्चर में आ जाए। 0.1% तो बहुत ही छोटा रेशियो हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही? ये सेक्शन एप्लीकेबल हुआ कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए तो सरकार को पता चलना चाहिए कि आपने पैसे कमाने शुरू कर दिए, ये तुरंत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बीइंग रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, उसमें लिमिटेशन है, नो टीडीएस डिडक्शन फॉर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट मतलब ये सप्लायर who has furnished PAN or Aadhaar to e-commerce operator and where the gross amount of such sale or service during the previous year does not exceed 5 लाख रुपीज। छोटे छोटे बहुत लोग हैं जिन्होंने अमेजोन पे एज अ सेलर रजिस्टर किया है, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कोई मोबाइल एसेसरीज बेच रहा है, कोई स्टेशनरी आइटम्स बेच रहा है, पूरे साल का उतना सेल नहीं है, लेकिन एक साइड बिजनेस हो गया वैसा है। बीच में तो ये बहुत क्रेज चला था, लड़के लोगों ने शुरू कर दिया था, कॉलेज स्टूडेंट्स ये सब कर रहे थे, अपना जनता मार्केट से सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम बल्क में खरीदते हैं, अमेजोन पे रजिस्टर करके बेच रहे हैं, मार्जिन निकल भी जाता है क्योंकि ऑनलाइन तो महंगा है, कैलकुलेशन का खेल है। आपका जो मोबाइल के चार्जिंग केबल है, मेमोरी कार्ड है, कनेक्टर सॉकेट्स हैं, अडाप्टर्स हैं, सब है, ईयरफोन्स हैं, वो सब ले लिए, बल्क में खरीद लिए लोकल कंपनी के प्रोडक्ट्स और उसको अमेजोन पे बेच रहे हैं। अब सेलर के तौर पे रजिस्टर कर दिया, अब जो चीज़ यहाँ 30 रुपये बिक रही है वहाँ 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो सब कमीशन वमीशन काट के 10-20 रुपये बच जाते हैं। अब थोड़ा बहुत स्टॉकिंग कर भी लिया तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता भी नहीं है, और घर से डिस्पैचिंग करना है तो कर देते हैं, तो ऐसा भी लोगों ने शुरू कर दिया था। तो फिर उसमें पूरे साल का टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं काटेंगे तो चलेगा, छोटे सप्लायर्स को रिलीफ दे दिया। ठीक है, पैन नंबर और डेटा वो सब नहीं बताया, तो 0.1% के बदले सीधा 5% का रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टोरी हो गई। The TDS shall not apply to any amount received by e-commerce operator for hosting advertisements. Amazon के ऐप पे आप जाते हो तो प्रोडक्ट की ऐड आ रही है, ब्रांड की ऐड आ रही है, क्लिक कर रहे हो तो वो डायरेक्ट खुल रहा है, वो सब जो होता है ना वो इस सेक्शन में कवर नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट इनकम जो Amazon कमा रहा है उस पर इस सेक्शन में वो TDS नहीं काटेगा, अलग चीज़ हो गई, वो ट्रांजेक्शन इससे अलग है। अपना तो इन सब ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा, ये तो एडवर्टाइजर और Amazon के बीच की बात है,
जो भी पेमेंट उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है उस पर टीडीएस नहीं आएगा। नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस सेक्शन, वो भी ठीक है। सप्लायर इंडिया का होगा तो उस पर ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट आया 194P। 194P स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन्स के लिए सेक्शन है। सीनियर सिटीजन्स को बोला कि देखो, अगर आप एज का क्राइटेरिया वैसा है और आपको रिटर्न फाइलिंग से कुछ रिलैक्सेशन मिला है कि रिटर्न नहीं भरोगे चलेगा, ठीक है, या फिर आपको रिलीफ दिया गया है, तो बोला कि जो बैंक वाला है ना वही टीडीएस काट के आपके इनकम के ऊपर टैक्स पे कर देगा। कंडीशन क्या है, आप इंडियन रेसिडेंट हो, आपकी एज 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, और आपकी पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा और कोई इनकम नहीं है, और सारी इनकम एक ही बैंक से आती है। तो पता है कि यही तो कमाई है। तो ऐसा बोला कि बैंक वाले को कि एक काम करो, आप जो है इस कमाई में से टीडीएस काट लो और सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइलिंग से मिल जाएगा रिलीफ। रिटर्न मत भरो, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो आपने कमाया है वो तो बैंक में दिख ही रहा है। बैंक को हम बोल के टीडीएस कटवा लेंगे, तो रिटर्न नहीं भरोगे तो भी चलेगा। कन्वीनियंट कर दिया कि सीनियर सिटीजन को टेंशन नहीं है कि मैं रिटर्न भरने जाऊँ, बैंक वाला अपने आप टीडीएस भर देता है वैसे। तो ये प्रोविजन आगे ये बोला है। कैलकुलेशन वो कर लेगा। कैलकुलेशन करते टाइम आपके चैप्टर 6A के डिडक्शंस, रिबेट विबेट सब कंसिडर करके जो एक्चुअल टैक्स बनता है ना उतना ही डिडक्ट होगा। तो इसलिए रेट की बात नहीं की है। रेट आता तो फिर लमसम आ जाता, बोला रेट नहीं, स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट करके जैसे सैलरी में था ना वैसा करेंगे यहाँ पे, कन्वीनियंस। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है 194Q, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ओके, ये खरीदने पे है। Buyer with a turnover of 10 crore rupees must deduct TDS at 0.1% on goods purchased from seller provided the purchase value exceeds 50 lakh in a financial year। देखो, मेरा बिजनेस टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या उससे ऊपर है पूरे साल का। मैं आपसे सप्लाई खरीदता हूँ और आप सप्लायर हो, और मैंने आपसे पूरे साल में 50 लाख रुपए का सप्लाई लिया, तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना? 0.1%। तो मैं भी बड़ा सप्लायर हूँ, 10 करोड़ की मेरी सेल है, तो मैं जिनसे गुड्स खरीदता हूँ उनसे अगर मेरा 50 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो जाता है तो पर सप्लायर मुझे 0.1% टीडीएस काटना पड़ेगा। और 50 लाख पे 0.1% कुछ भी नहीं है। अब रेशियो वाइज गिनोगे तो 5,000 रुपये होता है, बट ये ट्रांजैक्शन पे 5,000 का टीडीएस काटने से डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाएगा कि इतना ट्रांजैक्शन अपने बीच में हुआ है, बस वैसा है। तो टैक्स की चोरी नहीं हो पाएगी। इसी चीज़ के इन्होंने की एस्पेक्ट्स करके दे रखे हैं, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। पहले लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, वैसे वही चीज़ें पॉइंट वाइज लिखी है। पैन नंबर नहीं होगा तो 5% एंड एवरीथिंग आप देख सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज वाले कोई ट्रांजैक्शंस होंगे तो उनको नहीं कवर करना है इसमें। नॉन रेसिडेंट वाले ट्रांजैक्शन होंगे उनको नहीं कवर करना है। जो 194 में ओ में आ गए ऑनलाइन वाले, उनको यहाँ कवर नहीं करना है वैसे। ठीक है, कंडीशंस क्लियर हो रही। हर एक सेक्शन अपने आप में एक छोटी शॉर्ट नोट है, आपको थियरी को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है इसमें। नेक्स्ट है 194R, डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये 2022 में नया सेक्शन आया था, पहले नहीं था ये। किन लोगों पे एप्लीकेबल है वो समझो। इट अप्लाइज टू एनी पर्सन, बिजनेस और प्रोफेशन प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू रेसिडेंट provided the turnover exceeds 1 crore rupees or 50 lakh rupees of the professional income in a preceding year। तो इन शॉर्ट ऐसा हो गया कि परक्यूजिट्स का मतलब क्या होता है, अभी अपन ने सैलरी में भी डिस्कस किया। आपकी सैलरी या आपके बिजनेस या आपके प्रोफेशन की वजह से आपको कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो नॉन कैश में हो सकते हैं, उनको परक्यूजिट्स बोला जा रहा है। तो सेक्शन ये बोल रहा है, इट मैंडेट्स अ 10% TDS ऑन द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट इन कैश और इन काइंड प्रोवाइडेड टू अ रेसिडेंट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आपके बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से अगर आपको कोई भी टाइप का परक्यूजिट मिल रहा है तो उसकी जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगी उस पर 10% TDS कटेगा, लेकिन इसकी टोटल वैल्यू 20,000 रुपये से ज़्यादा पूरे साल में होनी चाहिए। तो थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 हो गई, TDS का रेट जो है वो आपका 10% हो गया। इसमें क्या क्या आएगा? इंसेंटिव्स, गिफ्ट्स, ट्रिप्स, फ्री सैंपल्स। बता रहा हूँ, उसको एग्जाम्पल ऐड कर रहा हूँ तो बात समझ आ जाएगी। आपके बिजनेस की वजह से आपको कोई परक्यूजिट्स या गिफ्ट्स मिल रहे हैं वैसा है। अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में ये सब चीज़ें बहुत बार एज ए इंसेंटिव भी होती है कि भाई आप एक बिजनेस एंटिटी हो या प्रोफेशनल एंटिटी हो और उसमें आपको कोई, जैसे सैलरी में होता है
तो क्योंकि आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपका एम्प्लॉयर आपको जिम की मेंबरशिप देता है, क्लब की मेंबरशिप देता है, वो परक्यूजिट है। अगर आप प्रोफेशनल हो, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो मैन ऑफ द मैच मिला, फिर आपको क्रिकेटर होने की वजह से जो है परक्यूजिट्स के तौर पे फॉरेन ट्रिप मिल गई, गाड़ी मिल गई, मोबाइल फोन मिल गया, वो परक्यूजिट्स हो गए। वैसे ही बिजनेस में भी ऐसा होता है कि आप बिजनेस एंटिटी हो, आपने किसी कंपनी को इतना बिजनेस ला के दिया, तो उस कंपनी ने आपको परक्यूजिट्स दिए कि भाई आपने हमारा गुड्स पूरे साल में इतने रुपए का बेचा, तो इस पर आपको गिफ्ट मिलेगा। तो ऐसा ना बिजनेस में सप्लायर्स और डीलर्स में ऐसा रहता है, कंपनी वाले कंडीशन रखते हैं, हमारी डीलरशिप ले लो एसी की, आप एसी बेचो ब्लू स्टार का। अब ब्लू स्टार वाला ना हर डीलर को टारगेट दे देता है कि भाई अगर किसी ने पूरे साल में मेरा 1 करोड़ का माल बेचा, तो उसको ना एक फॉरेन ट्रिप मेरी तरफ से फ्री, 3 लाख रुपए की। अब ये क्या है, परक्यूजिट है। तो फॉरेन ट्रिप आप जाके आए, फ्री में जाके आए ना कंपनी की तरफ से। ये परक्यूजिट आपको क्यों मिला? आपके बिजनेस की वजह से। तो इन कैश मिला हो या इन काइंड मिला हो, इसकी जितनी भी मॉनेटरी वैल्यू होगी उस पर टीडीएस कटेगा, अगर 20,000 रुपए से ऊपर का आपको फायदा मिला है तो ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे इंसेंटिव्स डीलर्स के लिए होते हैं। इतना सेल करोगे तो आपको मोबाइल फोन मिलेगा, इतना सेल करोगे तो 2 व्हीलर मिलेगा, इतना सेल करोगे तो 4 व्हीलर मिलेगी, बेचो जितना बेच सकते हो। अब उस लालच में आप सेल बढ़ाते हो। अब आपके पास ब्लू स्टार का एसी का डीलरशिप है तो आप कोशिश करोगे ज्यादा से ज्यादा सेल करने की। और अगर आप और भी प्रोडक्ट्स रखते हो तो आप वो सारे छोड़ के पहले कस्टमर को यही वाला दोगे कि यार मेरे को तो फॉरेन ट्रिप मिलेगी, ले ले, एसी तो अच्छा ही है। तो ऐसे करके सेल बढ़ाने के लिए कंपनीज ऐसे इंसेंटिव्स रखती है। तो आपको जो इंसेंटिव मिला वो आपके बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से मिला, तो ये कंडीशन हो सकती है। क्या हुआ? टर्नओवर वाले वही लिमिट है, 1 करोड़ या 50 लाख, ऑडिट लिमिट वाली जो टर्नओवर है, सेम बोला है, अप्लाइज टू एनी पर्सन प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू अ रेसिडेंट प्रोवाइडेड द टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ रुपीज। तो जिसको आप बेनिफिट दे रहे हो उसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर होना चाहिए, तो टीडीएस काटना है, नहीं तो नहीं काटना। छोटे मोटे वाले केस में टीडीएस मत काटो, बड़े वाले केस में काट लो। छोटा सप्लायर है आपका डीलर, 1 करोड़ से ऊपर का सेल नहीं है तो टीडीएस नहीं आएगा वैसे। बोलो, आप समझ आए? देखो एग्जांपल्स हुई ना, स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स, कार, टेलीविजन, फ्री सैंपल्स गिवन टू डॉक्टर्स, ये सब आ जाएंगे। डिस्काउंट्स पे ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है ये सेक्शन। डिस्काउंट इज नॉट अ परक्यूजिट, वो तो बिजनेस की चीज है ना। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को डिस्काउंट तो देता ही है, बोले एमआरपी से नीचे बेचा परक्यूजिट। अरे भाई वो तो बिजनेस का मॉडल है, एमआरपी पे बेचेगा तो आगे वो क्या कमाएगा, वैसी बात होगी। चलिए नेक्स्ट 194S, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। बिटकॉइन बेचा आपने, बिटकॉइन बेचने पे जो सामने वाला पेमेंट कर रहा है वो पेमेंट पे टीडीएस काटेगा, सिंपल सी कंडीशन है। वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी सब आ गया। इसमें बोला है 10,000 रुपए से ऊपर का अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, स्पेसिफाइड केस में 50,000 भी है, 1% टीडीएस काटना है। तो बिटकॉइन के सेल परचेज को ट्रैक करने के लिए सेक्शन बना दिया वैसा, बस। ये सब रिसेंट चीजें ऐड हुई है 2022 में, तो थोड़ा आप इस पे ज्यादा फोकस कर सकते हो कि नए सेक्शन से तो आने का चांस हो सकता है मेरी उस हिसाब से। 194T तो आपको मैंने बता दिया, पहले ही अपन ने देखा। तो ये सारे सेक्शंस का एक ब्लॉक जितना भी टीडीएस वाला था वो यहाँ पे आपका खत्म हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। लास्ट पार्ट में जो है वो मिसलिनियस प्रोविजंस है, और फिर आपका ये चैप्टर पैकअप हो जाएगा। अब है कैपेसिटी तो आज कराऊं, नहीं है तो कल खत्म कर सकते हैं, तो भी चलेगा, आपकी चॉइस है। क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट भी है तो आई थिंक भारी पड़ जाएगा। चलेगा, एक स्लॉट जो है वो फिर कल रख लेता हूँ, इतना ही रखता हूँ, मुझे लग रहा है अननेसेसरी हैवी हो जाएगा और उतना जरूरत नहीं है। कल भी अगर ये टॉपिक पढ़ेंगे तो मैक्सिमम आधे घंटे का टॉपिक है, उतना में हो जाएगा। तो आज फिर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, काफी है। बोलो, इतने सेक्शन में से कुछ ऐसा हो नहीं क्लियर हो, समझ आए? तो रेट्स वाला तो आपको सारा बता दिया, जितने भी रेट्स थे टीडीएस के आपके 192 से लेके ये 194 की जो लास्ट सीरीज थी 194T तक, तो सारे कवर्ड है। यहाँ से जो बाकी है उसमें बाकी प्रोविजन है चैप्टर के, जिसमें लेट पेमेंट, इंटरेस्ट, रिटर्न फाइलिंग, सर्टिफिकेशन, वो सब है। तो वो एक इंफॉर्मेटिव पार्ट बचेगा वैसा। कौन सा पॉइंट? इंटरेस्ट रेट लगेगा और आपका डिसअलाउंस हो जाएगा, खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। वो पीजीडीपी बात हुई थी, टीडीएस नहीं काटोगे तो पूरा खर्चा अलाउ नहीं करेंगे, वो पॉइंट है। इंटरेस्ट रेट तो आगे भी पढ़ाऊंगा, और 30% वाला पॉइंट अपन ने पहले पढ़ा था पीजीबीपी में, डिसअलाउंस। हाँ वही था ना, किसी में 30%, किसी में पूरा डिसअलाउ कर देते हैं, वो ये पॉइंट था। तो अपना तो टीडीएस बाकी था ना, तो थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रही थी, बट अब यही पॉइंट है। ठीक है, बस इतना रखो, काफी है। कल रखो, चलेगा? हाँ करवा दूंगा, उस पर टेंशन ना लो।